रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। रिश्तों की रक्षा का त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है मित्रों, और आज उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तुवेद नीति शर्मा मैम। डॉक्टर नीति शर्मा मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रेडियो हिंदुस्तान पर। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू मनीषा जी। इट इज दर्शकों को ऑलवेज नाइस आप व्हेनेवर आई टॉक टू यू। जी। इट्स माय प्लेजर। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। जब भी हम मैम से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ज्ञान का, एक तरीके से कहूँ तो खजाना मिलता है। तो अभी बहुत ज्यादा जो चर्चा चल रही है, सबसे पहले मैं एक बार फिर से मैम को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने हमें समय दिया हमारे चैनल के लिए। तो अभी जो आज जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है और इतना पवित्र से माना जाता है हमारी हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, कि और ये इतना स्वीट और ब्यूटीफुल रिश्ता है। बहुत सारे रिश्तों में से एक है भाई बहन का रिश्ता। बहन यदि बड़ी हो तो जैसे मैं कहूँ तो वो माँ जैसा व्यवहार करती है, माँ बन जाती है, और भाई यदि बड़ा हो तो वो पिता का रोल प्ले करता है। तो ये जो कभी, लेकिन आजकल की जो दुनिया में ये भौतिकवादिता बढ़ रही है मैम, तो उसमें ये जो एक ट्रेड वाला जो सिस्टम चल रहा है, लेना देना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैं शुरुआत यहीं से ही करती हूँ, थोड़ा सा परंपरागत ढंग से हटकर, कि क्या ये हमारे रक्षाबंधन की चमक को कुछ कम कर रहा है, ये लेने देने का देखिए ये? देखिए लेने देने का तो सिर्फ एक प्रकार से त्योहार को बनाने वाली बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो रिश्तों को जीवंत करना, रिश्तों की गहराई को समझना, रिश्तों की अहमियत को समझना और उसको जीना। भारतीय संस्कृति में हर रिश्ते को, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, जैसे कि हम करवा चौथ बनाते हैं, हर रिश्ते में भाभीियों के साथ, जेठानियों के साथ, देरानी जिठानी, जो हमारा पारिवारिक समावेश है, जो हमारा कल्चर है, वो अपने आप में एक प्रकार से पूर्ण रूप से रिश्तों को जो है ना दिल से महसूस करना बताता है। जैसे आपने अपनी बोला कि बड़ा भाई, पिता के बाद अगर कोई पिता है तो भाई हो जाता है, और माँ के बाद अगर कोई माँ होती है तो बहन हो जाती है। और ये पहला रिश्ता होता है जब हम बचपन में इस रिश्ते को वास्तविकता में जीते हैं, जो नोक झोंक होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो एक प्रकार से टीजिंग करते हैं, एक प्रकार से कंपेयर करते हैं, जो एक सामाजिक परिवेश में आप जब एक दूसरे जेंडर के साथ, जो पहला जेंडर जो जिसको आप अनुभव करते हैं वो बहन और भाई के रूप में ही आप एज ऑपोजिट जेंडर इस रिश्ते को जीते हैं। और क्योंकि आपने बचपन से समय साथ बिताया होता है, तो आपके भाई और बहन आपकी आंतरिक रूप से, लोग तो आपको बाहरी रूप से ज्यादा जानते हैं, लेकिन अंदर से आप कैसे हैं वो शायद एक भाई बहन से ज्यादा कोई अच्छा नहीं जान सकता। जब एक दूसरे की शिकायत लगाते हैं तो खड़े भी हो जाते हैं, तो वहीं अगर कोई माता पिता आपके भाई या बहन को हाँ, मारता है तो उसकी रक्षा के लिए साथ भी खड़े हो जाते हैं कि मेरे भी जी। बच्चे हैं, तो जब मैं बेटे को डांटती हूँ तो बहन एकदम से खड़ी हो जाती है, या वाइस वर्सा। और जब शिकायत लगानी होती है तो इतना प्यारा खट्टा मीठा रिश्ता, मैं समझती हूँ जी। इससे ज्यादा चेयरफुल रिश्ता रिश्तों की जो पूरी उसमें कोई नहीं हो सकता। तो और सबसे अच्छे करीब दोस्त भी भाई बहन माने जाते हैं। और माता पिता के जाने के बाद इस रिश्ते में एक अलग जान आ जाती है, एक अलग पहचान हो जाती है, एक अलग जरूरत हो जाती है। लेटर एज में आपको लगता है कि आपके भाई बहन नहीं होते तो आप कैसे अपने पास्ट के साथ रिलेट कर पाते। तो बहुत जी। ही प्योर रिश्ता है। और रक्षाबंधन का अगर आप देखें, रक्षा का मतलब आपको प्रोटेक्शन देना, उसको एक प्रकार से उसके प्रति आपकी एक संकल्प लेना। अ, द्वापर में जब भगवान कृष्ण शिशुपाल जी का वध किया, शिशुपाल का, तो उनकी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू बांध के उनके रक्त को रोकने के लिए बांधा। और कहीं ना कहीं देखिए, जब चीर हरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने भाई के रूप में, मित्र के रूप में उनकी लाज की रक्षा करी। ऐसे ही जी। जब वामन अवतार लिया विष्णु भगवान ने, और जब वो राजा बलि के पास गए तो उन्होंने 3 पग उनसे दान मांगा, जिसको राजा बलि ने दे दिया। बाद में शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि ये तो साक्षात विष्णु है। तो उन्होंने कहा कि अरे विष्णु साक्षात मेरे घर मांगने आए हैं तो मेरे तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है। तो 2 पग में उन्होंने पाताल और आकाश को लिया, और तीसरे पग में राजा बलि के सर पे वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु से जब सर रखा कि आप मेरे को ही ले लो, तो वो भक्ति भाव में वो भगवान
को वो ले गए पाताल लोक में। तो लक्ष्मी जो भार्या थी उनको लगा कि विष्णु भगवान चले गए हैं, तो उनको देवताओं ने बोला कि आप समुद्र की पुत्री हैं, समुद्र के गर्भ से आई हैं, तो आप इस नाते राजा बलि, क्योंकि उनको पाताल लोक का अधिकार मिल गया है, आप उनकी जी, जी, बहन जी। लगती हैं। तो आप जाइए और विष्णु जी को वहां से लेकर आइए। तो उसी उसमें येन भद्रो राजा बलि, जब आप रक्षा सूत्र का मंत्र पढ़ते हैं तो वहां पे राजा बलि का अ, नाम आता है। तो इस रक्षा इस सूत्र के साथ आप कहीं न कहीं एक-दूसरे के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी महसूस करते हैं। और जहाँ तक जी, गिफ्ट्स का, उपहारों का लेन-देन है, उपहारों के माध्यम से हम भाई-बहन की प्रेफ़रेंस को समझते हैं एक-दूसरे को, तो अच्छा लगता है। इसमें तो मैं समझती हूँ और जीवंत हो जाता है रिश्ता। लेकिन उपहारों को दिल उसके पीछे भाव को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाए कि आप उसकी आर्थिक रूप से उसको समझें। तो यही चीज़ है कि मेन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बहाने शादीशुदा बहनें अपने भाई के परिवार के साथ समय व्यतीत करती हैं। भाई को भी अच्छा लगता है, बहन घर आती है। तो उन पलों को जीवंत करते हैं, बचपन के पलों को और अपने जीवन के पलों को। जी। और जैसे कि मैम आपने कहा कि अभी ना कि मायके की चमक और मायके की जान जो है और शान भी जो है वो भाइयों से ही होती है। भाई, भाभी, बिल्कुल। भतीजे उनका पूरा परिवार तो और बहनें भी जब आती है तो घर में एक अलग ही रौनक आती है। इसके साथ ही साथ जैसे आप मैम ज्योतिषाचार्य हैं और आप इसके बारे में जानती भी हैं, तो यहाँ पर मैं एक और इसके इस पहलू को भी लाना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे हमारे ऋण होते हैं, हम कहते हैं कि मातृ ऋण है, तो ऐसे ही भाई की किस्मत भी चमक सकती है। भाई जो एक रक्षा का जो सूत्र के लिए रक्षा का वादा करता है, लेकिन जैसे बहनों को जब दिया जाता है कुछ तो एक तरीके से भाई के अपने ग्रह भी अच्छे हो रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी थोड़ा-सा हाइलाइट करें, जिससे लोगों को ये भी पहलू पता चले। जी। ज्योतिष में भाई को मंगल से डिनोट करते हैं और बहनों को बुध से डिनोट करते हैं। मंगल आपके जीवन में ऊर्जा का कारक होता है, आपकी शक्ति का कारक होता है, आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो मंगल से देखी जाती है। तो ऐसे ही जैसे आपका भाई आपके साथ होता है, एक आप अलग रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, एक प्रकार से प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। वहीं बुध आपके इंटेलिजेंस का, व्यापार का कारक है। तो आप देखेंगे बहनें बहुत ज़्यादा एक व्यक्तिगत कुंडली अलग चीज़ है, लेकिन बहनों को दान पुण्य देने से अगर आपका बुध पीड़ित है, तो आपको अगर व्यापार में आर्थिक रूप से कोई समस्या आ रही है, वहीं पर क्योंकि इंटेलिजेंस का कारक है, पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, उसमें समस्या आ रही है, छठे घर में बुध उच्च के माने जाते हैं कन्या राशि में, तो वहां पे आपको वो पीड़ा वहां से शांत होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तीसरा घर जो पराक्रम और पुरुषार्थ का है, वहां से छोटे बहन भाई और लाभ का घर 11वां घर से बड़े बहन भाई देखे जाते हैं। यानी कि पुरुषार्थ और लाभ दोनों कहीं न कहीं आपके सिबलिंग से रिलेटेड हैं। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। जी, बिल्कुल, वही। तो ये बहुत ही एक मतलब अद्भुत और वैज्ञानिक हम जिसे कहें ना लॉजिकल कनेक्शन भी है, भाई-बहन का रिश्ता भी बहुत अपने आप में मज़बूत होता है, जब आप भाई-बहन मिलकर रहते हैं तो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ हम कहते हैं। और जैसे कि आपने अभी-अभी जब कोट किया था कृष्ण जी का और द्रौपदी चीरहरण का, कि जिसके 5 इतने बलशाली पति हों और जहाँ पर इतने मतलब जो वीर जो है लोग खड़े हुए हों, लेकिन तब भी जो रक्षा करता है तो वो भाई यानी कि सखा यानी कि भाई जो कृष्ण है वही आते हैं रक्षा करने के लिए। तो भाई का एक रिश्ता तो बहुत ही अद्भुत हो जाता है। तो मैम अब इसी के साथ ही मैं आऊँगी कि जिस समय आजकल ये जो बड़ा कन्फ्यूज़न जो चल रहा है भद्रा का कि भद्रा आ रही है और 30 को है या 31 को है, इस पर बहुत चर्चा भी हो रही है। अभी मैंने कुछ ऐसा भी पढ़ा कहीं पर कि किसी जो विद्वान जन हैं उन्होंने ही बताया कि जो भद्रा का जो कॉन्सेप्ट है, यदि हम पहली राखी कृष्ण जी को बाँध दें तो वो भद्रा जो है वो सुभद्रा में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि जो भद्रा का जो अशुभ प्रभाव है वो खत्म हो सकता है। क्या ऐसा सही है? श्रावण त्योहार बनाया जाता है और अमूमन पूर्णिमा तिथि को भद्राकाल आ जाता है। भद्राकाल के समय विष्टिकरण होता है, यानी कि चंद्रमा की जो पूर्णिमा की ऊष्माएं हैं, ऊर्जा है, उसमें विष का प्रभाव रहता है। वैसे भी 30 तारीख को चंद्रमा की युति शनि से होगी। ज्योतिष में शनि और चंद्रमा की युति को भी विष योग माना जाता है। तो जी, भद्रा काल में कोई भी उपाय नहीं होता, विशेष रूप से अगर वो पृथ्वी लोक पे पड़ रही हो। 3 प्रकार की भद्राएँ होती हैं, पृथ्वी, पाताल और आकाश। तो इस बार जो भद्रा पड़ रही है, वो पृथ्वी लोक में पड़ रही है, इसलिए भद्रा काल में रक्षाबंधन बिल्कुल निषेध है। 10 बज के 59 मिनट 30
अगस्त को पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन साथ में भद्रा काल भी लगेगा। अभिजीत मुहूर्त मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसी समय राहु काल भी आ रहा है। भद्रा की जो समाप्ति रहेगी वो रात्रि में 9:05 के आसपास, 9:03 के आसपास हो जाएगी। यानी कि दिन में जो पूर्णमासी की तिथि लगेगी, रात्रि 9:05 तक भद्रा काल की वजह से आप रक्षाबंधन का सूत्र, रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते। कहते हैं कि जी, शूर्पणखा ने, जो रावण की बहन थी, भद्रा काल जी, में रक्षाबंधन बनाया था, रावण को रक्षा सूत्र बांधा था, और 1 साल के अंदर रावण के पूरे परिवार का, वंश का नाश हो गया था। भद्रा काल, भद्रा कहते किसको हैं? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य और छाया की पुत्री और भगवान शनि की बहन थी भद्रा, जो की कोई भी शुभ कार्य, जैसे ऋषि मुनि हवन करते थे, इस तरीके की क्रियाएं करते थे, राक्षसी गुणों की थी, तो वो बहुत उद्दंड मचाती थी। सारी जो पूजा पाठ की जो पद्धति है उसको विफल करने का प्रयास करती थी। इस पर भगवान ब्रह्मा ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारे समय अगर कोई भी शुभ कार्य होगा, वो बिल्कुल ही निषेध होगा और विफल हो जाएगा। तो इसलिए भद्रा काल में बिल्कुल भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, और ये अनुमन पूर्णिमा तिथि को ही आती है। और तिथि का क्या है कि तिथि क्षय भी होती है, तिथि वृद्धि भी होती है। तो इस बार वैसे भी अधिक मास लगा हुआ है, तो आप देखिए कि अगले दिन 31 अगस्त तक सुबह 7:05 तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी, और अगले दिन का जो करण है, क्योंकि 30 तारीख को जो करण भी होगा वो भी अति गंड करण है। पंचांग जी, में 5 चीजें देखी जाती हैं: नक्षत्र, वार, तिथि, करण और योग। तो योग भी धृति है, और जो करण है अतिगंड करण है, वो भी एक अच्छा विष्टिकरण है, और अतिगंड सॉरी योग है, तो इस वजह से भी अशुभ माना जाएगा। 31 को सौभ्य करण भी अच्छा रहेगा, और योग भी अच्छा रहेगा, और कौलव का करण रहेगा, और जो योग रहेगा वो भी सुकर्मा रहेगा। तो यानी कि ओवरऑल आप अगर आप देखें, हालांकि हमको टाइम कम मिल रहा है, शास्त्रों में वैसे भी उदयकालीन तिथि का ज्यादा महत्व माना जाता है, कि यानी कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि लग रही है। तो 30 को सूर्योदय के समय चतुर्दशी होगी, दोपहर को जी, लगेगी 10:59 पे, लेकिन भद्रा भी लगेगी पूर्णिमा। 31 को सूर्योदय के समय पूर्णिमा ऑलरेडी होगी, जो कि 7:05 प्रातः काल तक रहेगी। तो अगर मेरे से आप पूछे कि और पूजा पाठ जो है, अमावस्या कुछ विशेष काल को छोड़ के, विवाह की पद्धति को छोड़ के, शाम को प्रदोष काल के बाद नहीं होती है, मतलब रात्रि काल में नहीं होती है। तो 9:05 पे भी कहीं ना कहीं रात्रि का समय होगा। हालांकि जिन लोगों के लिए संभव नहीं है, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक का समय जो रहेगा वो चंद्रमा का होरा रहेगा, और जो चौगड़िया भी रहेगा वो भी शुभ रहेगा। तो आप उस समय, यानी कि रात्रि 9:05 से 10:30 बजे तक आप बांध सकते हैं। लेकिन उचित यही है, अगर संभव हो सके, थोड़ा कष्ट हो सकता है, एक दिन पहले भाई के घर आप चले जाइए, रात को वहां पे रहिए, भाभी जी, वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करिए। बट हो सके तो सूर्योदय से लेकर 7:05 तक 31 को प्रातःकाल आप रक्षा सूत्र बांधिए। और नदर इंडिया के लिए है, साउथ इंडिया में सूर्योदय थोड़ा सा लेट होगा, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। जी, 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 ये तो कन्फ्यूजन आपने क्लियर किया कि कब मनाना चाहिए। क्या कुछ ऐसा भी है मैम कि जैसे मैं सुनती हूँ कभी-कभी ऐसे बताते हैं कि ये स्पेशल गिफ्ट दे अपने भाई को, ये शुभ रहेगा या कुछ ऐसा कोई उपाय या कोई ऐसे कलर की राखी बाँधे? तो इसमें इस बारे में मैं जानना चाहती थी कि आप कुछ बताएँ हमारे देखिए, ऑडियंस एक तो शुभ शुभ कार्य है, आप नहा धो के स्वच्छ वस्त्र, नए वस्त्र पहन सकते हैं तो पहनिए। एक तो काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ना भाई को ना बहन को। कलरफुल कपड़े पहने, पीला पहने, लाल पहने, नारंगी पहने। और जी, बहुत ज्यादा प्लास्टिक की बनी हुई राखियां ना बांधे, आप रुद्राक्ष की राखी ले सकते हैं, मौली की सुंदर गणपति बने हो, स्वास्तिक बने हो। इसके अलावा शुभता, अगर आपके भाई की आपको राशि पता है, तो अगर आप राशि के अनुसार उस उन रंगों का चयन करते हैं, उन तत्वों का चयन करते हैं, तो उनके लिए काफी शुभ रहेगा। जैसे कि अगर मेष और वृश्चिक राशि है आपके भाई की, तो मंगल स्वामी होते हैं। मंगल जो जी, है लाल रंग के कारक है, तो लाल हुँ, रंग की राखी उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, पीले रंग की राखी भी अच्छी रहेगी। जैसे वृषभ और तुला जो राशि है, शुक्र प्रधान राशि है, तो आपको सफेद रंग, सिल्वर कलर या फिर बैंगनी रंग की राखी आप अपने भाई को बांधिए, और रस वाली मिठाई खिलाइए, जिससे जी, रसगुल्ला हो गया। और अगर बुध प्रधान राशियां है, मिथुन और कन्या,
तो हरे रंग की राशि या राखी, या फिर जिस राखी पे गणपति बने हों, स्वास्तिक बने हों, क्योंकि गणपति बुद्ध के प्रतीक माने जाते हैं, तो वो राखी बहुत अच्छी रहेगी। वहीं अगर गुरु प्रधान राशियाँ हैं, जैसे कि धनु और मीन राशि, तो पीले रंग की राखी, नारंगी रंग की राखी बहुत अच्छी रहेगी। तुलसी की राखी, चंदन की राखी बहुत अच्छी रहेगी। और वहीं अगर शनि प्रधान राशियाँ हैं, जैसे कि कुंभ और मकर, तो रुद्राक्ष की राखी बहुत अच्छी रहेगी, जामुनी रंग की राखी बहुत अच्छी रहेगी। तो उससे भाई को एक शुभता प्रदान होती है। जी। और ऐसे ही मैम जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि रसगुल्ला खिलाना हाँ, चाहिए, रसगुल्ला कुछ ऐसे, तो मिठाई भी ऐसे ही राशियों के हिसाब से? जी, 2 राशियाँ भूल गई मैं, चंद्रमा की राशि, चंद्रमा को आप चंद्रमा प्रधान अगर भाई हैं, तो आप चांदी की या सफ़ेद राखी, और वहीं अगर सिंह राशि है, तो नारंगी रंग की राखी या लाल रंग की राखी अच्छी रहेगी। मिठाई आप जितना हो सके, मिठाई के लिए भी अगर आप राशि के अनुसार खिला सकते हैं। जैसे कि मंगल प्रधान व्यक्तियों के लिए, मेष और वृश्चिक के लिए गुलाब जामुन या मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे रहेंगे। बुध प्रधान व्यक्तियों के लिए इलायची की बनी राखी बहुत अच्छी रहेगी। नारियल की राखी बहुत अच्छी मिठाई सॉरी अच्छी रहेगी। वहीं शुक्र प्रधान व्यक्तियों के लिए नारियल की और रस वाली मिठाई, जैसे मैंने बोला रसगुल्ला, वो बहुत जी, जी। अच्छा रहेगा। शनि प्रधान व्यक्तियों के लिए अगर आप ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी रहेगी। और गुरु प्रधान व्यक्ति हैं, तो बेसन की मिठाई बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा प्रधान व्यक्तियों को अगेन दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत अच्छी रहेंगी। और अगर आपके भाई सिंह प्रधान हैं, यानी कि लियो साइन के हैं, सिंह राशि के हैं, तो उनको आप केसर मिली हुई अगर मिठाई खिलाते हैं, तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी, जी। तो ये आपको आपने इतनी सारी जानकारी हमारे ऑडियंस को दी है कि कौन-सी राखी बाँधें और कौन-सी मिठाई खिलाएँ जिससे शुभता। वैसे भी ये तो जो त्योहार है इतना रिश्तों की मिठास से भरा हुआ है और उसमें फिर और भी ये मिठास बढ़ जाती है, शुभता बढ़ जाती है। तो भाई-बहन का ये अनोखा जो ये त्योहार है और जो भारतीय संस्कृति की एक पहचान है कि हर रिश्ते को इतना मान और सम्मान दिया जाता है कि अलग ही एक उसकी जो वैल्यू है और जो जीवन में रंग बढ़ जाते हैं। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि आज जब सारी दुनिया में एक डिप्रेशन वाला सा माहौल रहता है, इंसान पैसों की चमक में खोए हैं, फिर भी जैसे कि मैम ने भी बताया और मोस्टली मैं जब देखती हूँ कि जब भी किसी बहन से, किसी भी लेडी से बात करो उसके मायके जाने की, भाई के आने की या भाई के पास जाने की, तो एक अलग ही ग्लो आ जाता है उसके चेहरे पर। तो इसी में मैम जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं, कुछ और ऐसे स्पेशल कोई टिप्स जिससे कि रक्षाबंधन और अच्छा हो जाए? जी, बिल्कुल, सबसे पहले आप भाई को बाँधने से पहले आप गणपति को राखी अवश्य बाँधें, और तिलक में चंदन, लाल चंदन का प्रयोग करें, और थोड़े से इत्र का भी प्रयोग करें। उसके साथ जो आप अक्षत चावल यूज़ करते हैं, वो टूटे हुए ना हो, साबुत हो। और अगर आपकी भाभी हैं, तो भाभी को भी राखी अवश्य बाँधें, क्योंकि अगर भाई आपकी रक्षा के लिए प्रण लेते हैं, तो कहीं न कहीं भाभी आपके भाई की रक्षा करती हैं, उनका ख़्याल रखती हैं, उनके परिवार का ख़्याल रखती हैं। तो वही प्रेम, वही स्नेह अपनी भाभीयों को भी दीजिए, ताकि इन रिश्तों में कई बार कमियाँ भी आ जाती हैं, कई बार कुछ ईगो की वजह से डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो ये वही त्योहार है कि जब आप अपने दिल के मैल भुलाकर आप अपने रिश्तों को संजोएँ और एक और चांस दें, और इस तरीके से रिश्तों को आप जीवंत करें। अगर आप भाई के बच्चे हैं, तो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाएँ। तो इस प्रकार से आपके संबंधों में मधुरता बनी रहे, ऐसा प्रयास अवश्य करें। भाई की आरती अवश्य उतारें, अगर भाई बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, अगर बहन बड़ी हैं तो भाई-बहन के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। हमारी सनातन संस्कृति को आप दिल से उसको जिएँ, और उस सभ्यता को उसके जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, अगर आप फॉलो करते हैं, तो निश्चय रूप से जो संबंधों में कटुता आती है, वो खत्म हो जाती है। जी। तो यही हमारे सनातन की खूबसूरती है। अभी जब ये हमारा 3 मिशन 3 चल रहा था, तो हमने तो जो चंद्रयान है उसको भी पर्सोनिफाइड कर दिया। पूरा जो सोशल मीडिया था फ्लडेड था कि पृथ्वी ने माता ने ना राखी भेजी है चंदा मामा को और विक्रम जो था विक्रम लैंडर जो है वो राखी लेकर गया है। प्रज्ञान और वो दोनों गए हैं तो उन्हें भी पर्सोनिफाइड कर दिया गया। यही भारत की बिल्कुल। खूबसूरती जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चंद्रयान 3 की सफलता पूरे विश्व में भारत का जो नाम हुआ है,
और जो भारत की संस्कृति का नाम हुआ है। देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की मैं जैसे बात कर रही थी, हमारे शास्त्रों में आदिकाल से पंचांग में इसको माना जाता है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण करके अभेदान दिया है। आज वही 14 दिन का लूनर डे वो कहते हैं। तो अब जो 14 दिन चंद्रमा के हमारे एक दिन के बराबर है। तो हमारे शास्त्र तो आदिकाल से जो चंद्रमा की साइकिल है उसको बताते आ रहे हैं। तो एक एक चीज वैज्ञानिकों ने भी ये बात माना कि वेदों की प्रेरणा से हम चंद्रमा तक पहुंच पाए। वेदों में विमान संकलन है, विमान शास्त्र ऋषि भारद्वाज ने लिखा, उसमें भी इस प्रकार के यान की जो इंजीनियरिंग है उसका जिक्र आया है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान भी आज इस बात को मान रहा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय वैदिक परंपरा, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे पतंजलि का योग हो, चाहे अनुसंधान केंद्र हो, कहीं ना कहीं चाहे जीरो हमने खोजा, चाहे विमान शास्त्र की बात हो कि इतने कम खर्चे पर जहाँ पे रशियन यान के 25वां अटेम्प्ट था, हम तीसरे अटेम्प्ट में पहुंचे हैं, वो भी 1/3 ऑफ द प्राइस। तो अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों को ये बहुत आ, एक पुष्टि करता है कि हमारे शास्त्र इन सारे विज्ञान को कितने पहले से जानते थे और इसको जीते थे और इसको समझते थे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जी, हमारे वैज्ञानिक आज हमें पूरे विश्व में हमारा एक अलग नाम हुआ है, और जो विश्व गुरु की संज्ञा पुनः भारत को आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम किया है कि दुनिया भी माने कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। जी। और जैसे आज की दुनिया में मैम बात करते हैं ना कि धर्म को आप अलग रखें, धर्म से अलग रहे तो पिछले कुछ सालों में 50-60 सालों में हम थोड़ा-सा देखते हैं कि थोड़ा-थोड़ा डाउन होते चले, लेकिन आज हमने फिर से धर्म का हाथ थामा है, तो हम फिर से अपने पुराने खोए हुए गौरव को पा रहे हैं। तो आज हम देखते बिल्कुल। हैं कि हमारे क्योंकि सनातन एक जीने का तरीका है हमारा, जो कि हमारे डीएनए में ऑलरेडी शामिल है और साइंस है ये बिल्कुल, आप तो आज जानते ही हैं इसे अच्छे से। तो अभी जब ये अभी एक और जो पिक वायरल हो रही थी, तो जो हमारे इसरो प्रमुख हैं, वो जहाँ चाँद पर पहुँच रहे हैं तो हाथ में जो पूजा का थाल लेकर है मंदिर भी जा रहे हैं। तो धर्म और विज्ञान जब दोनों साथ चलते हैं तो विजय विजय की प्राप्ति ही होती है मुझे लगता है। जी, इसरो के प्रमुख सोम सोम जी, प्लस आप देखिए जो महिलाएं हैं वहां पे, सब जी, बिल्कुल भारतीय परंपरा जो है उसी प्रकार की वेशभूषा, साड़ी के साथ, बिंदी के साथ, उन्होंने कहीं भी अपने आप को वेस्टर्नाइज नहीं किया। उतने ही जी, अपने कल्चर के साथ रूटेड रहे, उतने ही अपनी संस्कृति के साथ, और उतने ही संस्कृति से मिल रहे ज्ञान के साथ। यही भारत की असली पहचान है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल थॉट आई, उसने वो जानते थे भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। विश्व गुरु नालंदा यूनिवर्सिटी सालों साल तक जलती रही। हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान था कि वो लोग ये समझते थे कि इतनी संपदा, इतना ज्ञान इस देश में कैसा है, तभी तो लूटने आए। कुछ होगा तो लूटने जी, आए, और उसको ताकि वो हम तक ना पहुंच पाए, हम उसका आगे बेनिफिट ना ले पाए, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ करी। हमको वेस्टर्न, अब वेस्टर्न उतना ही ईस्टर्न होता जा रहा है। वो समझ पा रहे हैं, वो तिलक का चक्रों को समझ रहे हैं कि 7 चक्रों को कैसे शुद्धि करना है, वो मेडिटेशन की पावर को समझ रहे हैं, वो अध्यात्म की पावर को समझ रहे हैं। और पुरानी कथा में आप देखिए हर चीज को एक स्टोरी के नैरेटिव में बताया गया, पात्रों के नैरेटिव में बताया गया। चाहे वीनस को शुक्राचार्य के संदर्भ में बताया गया। बहुत लंबा विषय होगा ज्योतिष में, कैसे हम एक एक चीज जी, को, जी, जी, हम ये प्लैनेट्स को एक माइथोलॉजी की स्टोरी से समझते हैं, और जी, वैसे ही वो काम करती है। क्योंकि अगर हम सटीक भविष्यवाणी करते हैं तो कहीं ना कहीं वही शास्त्रों के सूत्र लगाते हैं जो शायद हम 10% भी डिकोड नहीं कर पाए। सोचिए अगर हम शास्त्रों को अच्छे से डिकोड कर पाते, या हमारे इतने शास्त्र जलाए नहीं जाते, तो हम कहाँ के कहाँ होते। और अब भी वो एक प्रकार से, जैसे आपने बोला कि जैसे जैसे हम अपनी धर्म और विज्ञान के साथ वॉइस। संस्कृति को पुनः धर्म और विज्ञान के बीच के जो विशाल पूरे विश्व में आज उभरता हुआ दिख रहा है। तो आज हमें नीति मैम ने बहुत सारी बातें बताई रक्षाबंधन के बारे में कि कैसे और कब मनाएं और उसमें भाई को कौन सी राखी बांधे और ये रिश्ता कितना मिठास से भरा हुआ है, उस रिश्ते की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो ये हमारे त्योहार और ये हमारे रिश्ते भरते हैं रंग हमारे जीवन में। तो शुभकामनाएं देती हूँ मैं अपने सभी ऑडियंस को। और नीति मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में अपना टाइम दिया
और इतनी सारी बातें, ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, ज्योतिषीय उसका आकलन बताया और इस बात पर भी जो विचार दिया कि सिर्फ भाई तो प्रोटेक्ट करेंगे ही बहनों को, लेकिन जो एक इमोशनल प्रोटेक्शन बहन की तरफ से आती है, जब भाई और बहन की बॉन्डिंग होती है, तो वो अपने आप में एक अनूठी शक्ति होती है। तो और परिवारों में भी जी, समृद्धि भी आती है। तो लास्ट में कोई जी, संदेश बिल्कुल। आप कोई देना चाहें तो प्लीज़ बताइए और बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको एक तो रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा जाए और ये प्रार्थना करती हूँ, अगर कोई मनमुटाव है, कोई ईगो की वजह से आपके रिश्तों में दूरियाँ आ चुकी हैं, तो वो दूरियाँ खत्म हो जाएँ इस रक्षाबंधन और पुनः आप अपने रिश्ते को जीवांत करके जिएँ। जी, जी। राखी का धागा कोई एक रेशम का धागा नहीं है, ये बहन का दुलार है और भाई का प्यार है और विश्वास है। तो समझती बिल्कुल हूँ जी, कि मैं इस बात को रिश्ते की वैल्यू को भी तो स कहूँगी और यही कामना करूँगी कि सबके रिश्तों में मिठास बना रहे और सारे भाई-बहन के लिए शुभ रहे। नमस्कार मैम, मिलते हैं फिर एक और नमस्कार जी। एपिसोड में। जी, बिल्कुल जी, धन्यवाद। थैंक यू जी।